24 का दांव, संगठन में बड़ा बदलाव। यूपी में बीजेपी ने संगठन स्तर पर कई अहम बदलाव किए। बीजेपी ने कुल 98 जिलाध्यक्षों की एक लिस्ट जारी की है और बीजेपी की लिस्ट में 68 नए जिलाध्यक्ष हैं। बीजेपी के जिलाध्यक्षों में से 28 ओबीसी से आते हैं, वहीं 36 से ज्यादा पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ी जातियों से हैं। 20 ब्राह्मण और 4 एससी एसटी वर्ग से आने वाले भी बीजेपी के जिलाध्यक्ष बनाए गए। वहीं 18 ठाकुर और 18 जनरल जिलाध्यक्ष बनाए गए। बीजेपी की लिस्ट में 5 दलित और 4 महिला जिलाध्यक्ष शामिल हैं। गोरखपुर से लेकर वाराणसी के जिलाध्यक्ष रिपीट किए गए हैं। कुल मिलाकर हर वर्ग को साधने की कोशिश, लेकिन फोकस ओबीसी पर। इन्हें कुछ सवालों के साथ शुरू करेंगे डिबेट। पहले ये रिपोर्ट। बीजेपी का 24 का दांव, संगठन में बड़ा बदलाव। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्षों की सूची सर्व समाज को प्राथमिकता दी गई है और उसमें विशेष करके पिछड़ों और अति पिछड़ों के महत्व को दर्शाया गया है। कई जिलों में ऐसे छोटी छोटी जातियों को भी प्रतिनिधित्व मिला है जिनको राजनीतिक क्षेत्र में तमाम सारी पार्टियां इग्नोर कर देती हैं। संगठनात्मक बदलाव हैं, उसमें ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो जातीय समीकरण है, जो सामाजिक समीकरण है, उसको जमीनी स्तर पर साधने की कोशिश कर रही है। 80 सीट का रण, बीजेपी ने साधा जातीय समीकरण। हम केशव मौर्य जी से पूछना चाहते हैं कि मौर्य जी, इसमें मौर्य कहाँ है और इसमें राजभर समाज कहाँ है, इसमें निषाद समाज कहाँ है, इसमें कोरी समाज कहाँ है, इसमें चौहान साहब कहाँ है। तो वोट भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश को पिछड़ों के नाम पे लेना है और जो दमन है और जो रिप्रेजेंटेशन पे भी जो हमला है, यही भारतीय जनता पार्टी का असली चाल और चरित्र है। विपक्ष का दलित वोट बैंक, विश्वकर्मा योजना से सेंध। समाजवादी लोग हमेशा कमजोर वर्ग को आगे ले जाने की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, इसलिए समाजवादी पीडीए की बात करता है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। और समाजवादी को इसको जनता ने अपनाया है। खुशी में जनता ने भारी मतों से समाजवादी पार्टी को जिता के इस पे मोहर लगाई है कि समाजवादी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो समाज में संपूर्ण विकास की बात करती है। सवालों का एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख देते हैं जो आज इस शो के माध्यम से हम उठाने जा रहे हैं। तो सवाल नंबर 1, बीजेपी का 24 का दांव, संगठन में बड़ा बदलाव। और इस बदलाव में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में जिस चीज की झलक दिखी है वो है खास तौर पर ओबीसी वर्ग पर फोकस। क्या ये 2024 में एक निर्णायक स्ट्रोक होने जा रहा है? सवाल नंबर 2, विश्वकर्मा योजना से ओबीसी आएंगे बीजेपी के साथ। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, इस योजना का ऐलान किया था और उसके तहत जो पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियां हैं और उस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए इस योजना का खास तौर पर फोकस है। क्या इसके बाद बीजेपी से जुड़ेगा अति पिछड़ा वर्ग? और सवाल नंबर 3, बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक का विपक्ष के पास तोड़ क्या है? अब देश भर की अगर बात करें तो 40 से ज्यादा ओबीसी वोटर है पूरे देश में। अब बीजेपी ने ये जो स्ट्रोक चला है, विपक्ष के पास इसका क्या जवाब है? इसी पर शुरू करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ राजेश चौधरी जी होंगे, बीजेपी प्रवक्ता। इसके अलावा अशोक यादव जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। कुंवर सिंह निषाद हमारे साथ है, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। सुभाष चंद्र यादव जुड़ गए हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता। राकेश गौतम जी हैं, नेता बसपा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और राजेश चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले अशोक यादव जी, सवाल ये ओबीसी वोटर पर फोकस है। आप भी पीडीए लेकर चल रहे हैं और बीजेपी के भी फोकस में ओबीसी वोटर है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई, लिस्ट उठाकर देखें तो 36 से ज्यादा पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों से आ रहे हैं। अब इसका तोड़ आपके पास क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी रिप्रेजेंटेशन के नाम पे पिछड़े या दलित समाज के लोगों को अपने संगठन में जगह देती है, अपने कैबिनेट में जगह देती है, उनके चेहरों पे पहले वो एक टेप लगा के उनके चेहरे को सील देती है कि आप अपने समाज के साथ होने वाले शोषण के खिलाफ आप कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप हमारे साथ बैठ के सत्ता की मलाई काटिए। इसका आप अगर एग्जाम्पल पूछेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में,
ओबीसी समाज का कोटा किसी भी नियुक्ति में अगर पूरा हुआ हो तो बताया, जो 27% ओबीसी का कोटा होता है। इन्होंने उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की, जिसमें 18,000 से ऊपर पिछड़ों और दलितों की नौकरियां छीन के इन्होंने दूसरे समाज के लोगों को देने का काम किया। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस में जिस तरह से नियुक्तियां हुई, उसमें ओबीसी कोटे का उन्होंने वायलेशन किया, ओबीसी कोटे को उन्होंने कम किया, वहीं पे ईडब्ल्यूएस के कोटा को इन्होंने कभी भी कम नहीं किया। तो एक पिछड़ा समाज, दलित समाज जान रहा है कि उसने अपने चेहरे को, जिस चेहरे पे विश्वास करता है, उस चेहरे के स्वामी केशव प्रसाद मौर्य के रूप में जाते हैं, संजय निषाद के रूप में जाते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी के रूप में जाते हैं। वो चेहरे वहां पे सील, उनके चेहरे को, उनके मुंह को सील दिया जाता है कि आप बोलेंगे नहीं। इसी का परिणाम है कि आज पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज का भारतीय जनता पार्टी के चाहे केंद्र सरकार हो या अन्य राज्यों में जहां जहां सरकारें इनकी, उत्तर प्रदेश के साथ साथ हर जगह इनका शोषण हो रहा है। ये सिर्फ चलिए ठीक है, आपने बहुत से आरोप लगाए, हम राजेश चौधरी जी के पास लिए चलेंगे आपकी ये सारी बातें, लेकिन उससे पहले हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ कुंवर निषाद जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। कुंवर निषाद जी, अगर आंकड़ों की बात करें तो यहां ओबीसी को लेकर ही जिक्र चल रहा है। मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखती हूं। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी को देश भर के अंदर से मिला था 15% ओबीसी वोट, बीजेपी को 44% वोट मिला और 41% वोट जो था वो क्षेत्रीय दल और अदर्स, मतलब जो निर्दलीय लड़े उनको मिला जुला करके 41। यानी कि कांग्रेस के साथ ओबीसी का जुड़ना पिछले चुनावी आंकड़े के हिसाब से क्षेत्रीय दलों की तुलना में भी काफी कम है। और बीजेपी एक तरफ विश्वकर्मा योजना पर काम कर रही है, साथ ही ओबीसी वोट बैंक जोड़ने के लिए गांव-गांव तक जोड़ो अभियान चला रही है। तो अब इसका कांग्रेस के पास क्या तोड़ है? देखिए, ये वही बीजेपी है जिसने 1991 में मंडल कमीशन का विरोध किया। ये वही बीजेपी है जो आरक्षण का विरोध करती है। ये पिछड़ों के मुद्दों पर हमेशा अड़ंगा लगाने का काम करती है। अगर ये इतने ही पिछड़ों के हितैषी हैं तो क्यों नहीं जातिगत जनगणना करा देते? अगर ये इतने ही पिछड़ों के हितैषी हैं तो क्यों नहीं मंडल कमीशन की पूरी सिफारिश लागू कर देते? और अगर ये इतने ही पिछड़ों के हितैषी हैं तो इनको पूछिए कि भाई इन्होंने रोहिणी आयोग जो मोदी जी ने बनाया तो उसकी रिपोर्ट को क्यों लागू नहीं किया? अगर ये पिछड़ों की बात करने वाले हैं तो आज तक भारतीय जनता पार्टी के कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ी जाति से हुए हैं? आज तक आरएसएस के कितने सरसंघ चालक पिछड़ी जाति से हुए हैं? यह पिछड़ी जाति के नाम पर केवल गुमराह करने का काम करते हैं, मूर्ख बनाने का काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जाति अब पूरी तरह से जाग चुकी है, जो उसका जवाब अभी घोषी में दिया। बहुत सारे आरोप आपने लगाए, बहुत से आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से ओबीसी और पिछड़ी जातियों को लेकर। राजेश चौधरी जी, आपके पास जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका अपना नेटवर्क बूथ से लेकर के, ग्रामीण इकाई से लेकर के, ब्लॉक इकाई से लेके जिला इकाई और राष्ट्रीय स्तर तक उसका है। चुनाव के मैदान में हम लोग खड़े हुए, 2024 का चुनाव हमारे सामने है। चुनाव की तैयारी के लिए हम अपने संगठन की ओवरहालिंग कर रहे हैं और ये हमारे घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं क्या कर रहे हैं। इनको अपने घर की चिंता नहीं है। खुद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय को मैं सुन रहा था, बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं कहना चाहूंगा, क्या ये कल्पना कर सकते हैं ये यादव प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, और वो भी मुलायम सिंह यादव जी के घर की पार्टी, चाहे वो अखिलेश यादव होंगे, डिम्पल यादव होंगे, धर्मेंद्र यादव होंगे, अक्षय यादव होंगे, रामगोपाल यादव होंगे, शिवपाल यादव होंगे, कभी हमारे भाई जो डिबेट कर रहे हैं आज, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है क्या? ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में काम करने वाली पार्टियां हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे बीजेपी में ये हुआ, बीजेपी में वो हुआ। वहां तो नेहरू का ही परिवार चलता है ना मेरे मित्र, वहीं दूसरा तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। मायावती के यहां जाएंगे तो मायावती जी अकेली उसकी नेता है। आरजेडी में जाएंगे तो लालू यादव का परिवार उसका नेता है। वहां तमिलनाडु में जाएंगे तो स्टालिन और उनका परिवार उस पार्टी का नेता है। भारतीय जनता पार्टी बहुआयामी पार्टी है, हर समाज की पार्टी है। चलिए, आपका दावा है कि आप सभी वर्गों को जोड़ने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ आंकड़े हैं मेरे पास और उनसे जुड़े सवाल भी है। राजेश चौधरी जी, मैं लौटूंगी, लेकिन एक बार सभी लोग अपनी बात रख लें। सुभाष चंद्र यादव, सुभाष प्रवक्ता हमारे बीच में। सुभाष चंद्र जी, आपकी पार्टी तो पिछड़ों की ही राजनीति करती है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 80 सीटें जीतनी है और यूपी के अंदर भी ओबीसी वोटर बड़ी तादाद में है।
विपक्षी पार्टियां जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, ज्यादातर का कोर वोट बैंक ओबीसी से आता है और उसी पर ही भाजपा की नजर है। आप सहयोगी दल है तो आप पर भी ये जिम्मेदारी। और घोसी उपचुनाव का उदाहरण बार बार सामने दिया जाता है। एक चुनाव से किसी भी राजनीतिक पार्टी की हैसियत नहीं आती जाती। और रही बात ओबीसी वोटों की, तो आपने अभी खुद एनालिसिस कर दिया कि 41% वोट ऐसा ओबीसी का जो क्षेत्रीय दलों के अंदर आ गया। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो क्षेत्रीय दलों की बात करें तो उसके अंदर सुधरते भारतीय समाज पार्टी आ गई, निषाद पार्टी आ गई, अपना दल वाली पार्टी, ये कहीं ना कहीं एनडीए परिवार का हिस्सा है। तो ये जो ओबीसी वोटर है ये कहीं ना कहीं एनडीए के साथ में जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार समाजवादी पार्टी पिछड़ों की बात करती है, दलितों की बात करती है, तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी की बात करनी नहीं चाहिए। तो ठगने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, दलितों को भी कुछ पिछड़ों को भी। अभी मेरे काफी दोस्त कांग्रेस वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो डिबेट के अंदर बैठ के जातिगत जनगणना की बात कर दी, इन्होंने सामाजिक न्याय समिति की बात कर दी, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट चले गई, वो जम्मू 72 अरे मेरे कांग्रेस के बड़े भाई, आज की जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। 2011 के अंदर जातिगत जनगणना हुई थी, तो 2011 की जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करके होती आपकी सरकार थी। आप बोलते हो कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की विरोधी है, आप बोलते हो कि भारतीय जनता पार्टी की विरोधी है। आप अगर समर्थक है या समाजवादी पार्टी के समर्थक है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट गठित हुई 2001 के अंदर, 8 अक्टूबर को उसकी रिपोर्ट पेश होगी की। ये दलितों की राजनीति करने वाली है, पिछड़ों की राजनीति। चलिए, आप सभा पर सवाल उठा रहे हैं कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो आ गई थी, उस आधार पर अब क्यों नहीं फैसला लिया गया? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसको लागू क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब अशोक यादव जी देंगे, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन उससे पहले राकेश गौतम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता बसपा। राकेश गौतम जी बताइए, अब 2024 के लिए जो पार्टियों का फोकस है वो ओबीसी पर है। बीजेपी ने जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी की, उसमें 36 जिलाध्यक्ष ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। एससी एसटी यानी पिछड़ी जातियों से भी जिलाध्यक्ष बनाए गए और उन पर जिम्मेदारी है भाजपा कैंडिडेट्स को जिताने की। आस्था जी, 2024 का चुनाव आते आते ही अब भारतीय जनता पार्टी को सभी समाजों की याद आएगी और 2024 के आते आते ही अब इनमें बहुत सारा बदलाव होगा। सब चुनाव का एजेंडा है, लेकिन इसका जवाब जनता देगी। आप कितने भी जिलाध्यक्ष चेंज कर लो, जनता जो है वो रोड पे नहीं, वो घर में बैठी, जिनको वोट देना है। सब ये चुनाव का एजेंडा है। चलिए ठीक है, लौटते हैं अशोक यादव जी। आपने सवाल सुना होगा, सुभाषपा ने सवाल उठाया कि अगर आप पिछड़ी जातियों के इतने बड़े हिमायती हैं तो क्यों नहीं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को आपकी सरकार ने लागू किया? उस वक्त पिछड़ों का भला क्या आपके जहन में नहीं था, आपकी प्रायोरिटी में नहीं था? के साथ साथ जितने भी इंडिया गठबंधन के दल है, सभी लोग पिछड़े और दलितों के अपलिफ्टमेंट के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वो सब ठीक है, मैंने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर सवाल पूछा, उस पर जवाब दीजिए अशोक यादव। देखिए, ऐसा है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जिसकी बात कर रहे हैं सुभाष जी, आप ये बताइए कि इसका मुद्दा कौन उठाता था सबसे ज्यादा? ओम प्रकाश राजभर जी उठाते थे। आज उस मुद्दे को कूड़े में फेंक के गए क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ? उस मुद्दे को डस्टबिन में डाल दिए हैं वो। आप ये बताइए, लगातार आरोप लगाते थे कि गोरखपुर और बांदा विश्वविद्यालयों में भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार प्रोफेसरों की नियुक्ति में भेदभाव करे, पिछड़ों अगर होमगार्ड एक एक करके बात रखिए आप। वोटों को भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी सपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी बसपा के साथ। देखिए, कौन किसके साथ है इस पर सवाल उठाने के बदले ओबीसी पर जवाब दीजिए, ओबीसी पर जवाब दीजिए। वो सवाल उनसे बहुत बार पूछा जाता रहा है, आगे भी पूछा जाएगा, जनता भी जानती है, लेकिन यहाँ ओबीसी को लेकर भाग रहे हैं पूरी तरीके से। और सुभाषपा ने आरोप लगाया कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को आपकी सरकार ने क्यों नहीं लागू किया? अशोक यादव जी, आज आप पिछड़ों और ओबीसी को लेकर भाजपा को घेर रहे हैं, यही काम तो आप अपनी सरकार में भी कर रहे थे, दबाकर बैठे थे रिपोर्ट। हाँ, नहीं आस्था जी, वही मैं देखिए बीच में बोलने की आदत इनकी खराब है। देखिए, वही मैं ठीक है, 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, उसके बाद राजेश चौधरी जी। उस समिति के रिपोर्ट को लागू करने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन इन्होंने क्या किया? उस रिपोर्ट मत बदलाओ, देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को मत बदलाओ।
समाजवादी पार्टी का यही दौर चरित्र है। समाजवादी पार्टी बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, पिछड़ों को ढकती है, दलितों को ढकती है। जनता देख रही है, समाजवादी पार्टी का और इसी का नतीजा है घोसी की जनता ओम प्रकाश राजभर जी के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगाई थी। आपके साथ होर्डिंग नहीं पड़ी होगी, ओम प्रकाश राजभर के लिए होर्डिंग लगाई थी घोसी की जनता, और होर्डिंग में क्या देखा था? देखिए, इस तरह निजी अटैक करने से वोट बैंक को कोई मैसेज नहीं जाता। बेहतर होता आप सबने सरकारें चलाई हैं, आप ये बताते कि आपने इस वोट बैंक के लिए क्या किया, और अब आप आगे क्या मांगे कर रहे हैं, क्या आंदोलन कर रहे हैं, किस तरह खुद को हिमायती बता रहे हैं। राजेश चौधरी जी, एक तरह से विपक्ष जो है वो, आप थोड़ा पिछला दौर याद करिए तो वापस से मंडल की राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, और उसका जवाब एक समय पर मंडल की राजनीति के बदले कमंडल से दिया गया था। आज आप सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तो मंडल कमंडल दोनों को साथ जोड़ पाए हैं क्या किया है भाजपा ने, ये बताइए मुझे। देखिए, जितना भी पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जाति का जितना भी समाज है, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं इन लोगों से, विपक्षी लोगों से पूछना चाहूंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण नहीं है वहां दलितों के लिए और ओबीसी के लिए, कभी आपके मुंह से एक शब्द निकलता है उनके लिए आरक्षण मांगे? आप तो बहुत बड़े हितैषी बन रहे हो। अरे आप हितैषी बन रहे हो तो कहिए ना, मांगे एक बार करके दिखाइए ना कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण ही नहीं है, ना किसी दलित का एडमिशन होता है, ना किसी ओबीसी का एडमिशन होता है। ये केवल दोगली बातें करते हैं, सत्ता में रहते हैं तो सबको भूल जाते हैं, और जनता जब लगातार इनको पराजित कर रही है, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी तो रिकॉर्ड बनाएंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे चुनाव हारने का। पिताजी ने थाली में सजा के दे दिया था सरकार के, ये लीजिए, उसको नहीं संभाल पाए। जो बेटा अपने बाप की विरासत को नहीं संभाल पाया, तो जनता को क्या संभाल पाएगा जी? क्या उसके साथ लोग जुड़ेंगे? एक सीट पे बार बार घोसी चिल्ला रहे। अरे कोई भारतीय जनता पार्टी की सीट थी क्या? वो तो आपकी ही सीट थी। आप अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे और ऐसे पेश कर रहे जैसे कोई क्रांति हो गई हो, जैसे सरकार बनने वाली हो। एक सीट घोसी समाजवादी पार्टी की सीट थी, आप दोबारा उसको जीत गए, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? ठीक है राजेश चौधरी, लोगों ने नहीं स्वीकार किया हमको। और आप लोग मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी बोलिए ना, यादव जी जरा बोल के दिखाइए। देखिए, ये जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं इनके, वो पूरी तरह से फेल हो गए। पहले उनका एक्सपेरिमेंट किया गया खतौली में ये हारे। फिर इनका एक्सपेरिमेंट किया गया घोसी में, वहां पर भी हारे। और ये लगातार इनका ग्राफ गिर रहा है। और केवल मैं इस बात से नहीं कहना चाहूंगा, दोनों ही स्थानों पर 2022 के चुनाव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिला। और ये संकेत है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिरेगा। और रही बात ओबीसी की, तो मैं बहुत दमदारी से कांग्रेस की तरफ से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की 17 अति पिछड़ी जातियां आरक्षण की मांग कर रही हैं। निषाद, केवट, बिंद, राजभर, धनगर, ये सब समाज आरक्षण की मांग कर रहे हैं। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी इन अति पिछड़ी जातियों की और पिछड़ी जातियों की इतनी हितैषी है तो क्यों नहीं आरक्षण दे देते? ठीक है, राजेश चौधरी जी के पास मैं सवाल लेकर जाना चाहूंगी। राजेश चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है। आप देखिए, हाल ही में राजस्थान के अंदर ओबीसी का जो कोटा है उसको बढ़ा दिया सरकार ने। इसके अलावा बार बार रोहिणी आयोग, उसकी सिफारिशों को लेकर आपको घेरा जाता है, तो उसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, 49% से अधिक तो कोई दे ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, यदि कोई उससे ऊपर देने की बात कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, वो जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। हेलो जी बोलिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही राजेश जी, बोलिए। चलिए, लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं राजेश चौधरी जी। एक बार फिर से अशोक यादव जी का रुख कर लेते हैं। अशोक यादव जी, जातिगत जनगणना, इसकी भी मांग विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। आप बार बार सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों की या इंडी अलायंस मैं अगर कहूं कि इससे संबंधित दलों की जहां जिस स्टेट में सरकार चल रही है, वहां पर देश के ओबीसी वर्ग जो 40% से ज्यादा है वोटर्स देश के अंदर, क्या किया है आप लोगों ने? देखिए, जातीय जनगणना की बात शुरू से ही हम लोग उठाते आ रहे हैं, क्योंकि जातीय जनगणना ही एक ऐसा टूल है जो कि किसी भी, चाहे रिजर्वेशन लागू करना हो या किसी भी योजना का लाभ अंतिम पायदान तक पहुंचना हो, एक साइंटिफिक डेटा अवेलेबल कराएगा जातीय जनगणना। लेकिन
यही डेटा भारतीय जनता पार्टी के उस झूठ को भी बेनकाब करने का काम करेगा जो कहती है पिछड़ों का आरक्षण फला जातियों ने खा लिया, दलितों का आरक्षण फला जाति ने खा लिया। तो यही एक डाटा है कास्ट सेंसस का जो इस सारी चीजों से पर्दा उठाएगा आस्था जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार आप देखे होंगे कि इनके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी, जब आप इस तरह की बातें करते हैं अशोक जी तो आप घिर जाते हैं। बार बार सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर आपको घेरा जाता है, इसीलिए आपकी मंशा और आपकी नीयत पर सवाल उठते हैं कि जब आपकी सरकार थी तब आपने क्या किया जो आप रोहिणी आयोग को लेकर बार बार सवाल उठाते हैं। देखिए आस्था जी, रोहिणी आयोग के बारे में आपने अच्छा सवाल किया। रोहिणी आयोग के पास जो रिपोर्ट जो उन्होंने सबमिट की है ये रिपोर्ट अनसाइंटिफिक है। आपको पता होगा शायद ये 24 से 25 बार इसमें एक्सटेंशन हुआ इस रोहिणी कमीशन में। और ये बताइए 1931 के कास्ट सेंसस के आधार पे वो रोहिणी आयोग क्या रिपोर्ट सबमिट करेगा? ये रिपोर्ट जो है बिल्कुल अनसाइंटिफिक रिपोर्ट है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो करंट का डेटा उसके आधार पर कोई आयोग बनाइए, तब वो साइंटिफिक डेटा देगा, उसके आधार पे आप आयोग पे सिफारिशें लागू हो जाएंगे। ठीक है, सुभाष चंद्र यादव जी। में इन्होंने हवाला दिया था कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की जा रही, और अभी इन्होंने रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के ऊपर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया। वो कह रहे हैं जो डेटा दिया जा रहा है वो अनसाइंटिफिक है। बिल्कुल, यही समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है। अब जातिगत जनगणना की बात करेंगे, लोग हमसे सवाल पूछते हैं, हम तो सत्ता में नहीं थे और शुरुआत से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 20 वर्षों जातिगत जनगणना की मांग करते आ रहे हैं। अब इनसे आप पूछिए कि 2011 के अंदर जो केंद्र में यूपीए सरकार थी, जो ठगों का गठबंधन जिसमें कांग्रेस शामिल हुई, इन्होंने 2011 के आंकड़े सार्वजनिक करने के लिए कांग्रेस के ऊपर दबाव क्यों नहीं बनाया? चलिए उसको भी छोड़ दिया हमने। 2012 से लेकर 17 में इनकी सरकार थी, इनके सहयोगी में नीतीश कुमार जी बिहार के, उन्होंने अपने प्रदेश के अंदर विधानसभा के अंदर जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित करा के उन्होंने केंद्र के पास भेजा। अरे समाजवादी पार्टी की सरकार थी पूर्ण बहुमत के 2012 के अंदर, आप लोग भी विधानसभा के अंदर जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित कर सकते थे और केंद्र के पास भेजते, तो आज अपनी पीठ थपथपा सकते थे। फिर डिबेट के अंदर बैठ के पिछड़ों की इसकी बात मत करो, फिर डिबेट के अंदर बैठ के अशोक यादव बात मत करो। 4 वर्ष के अंदर से दलितों काम किया, ये जो है इनके पास आसानी जानकारी का अभाव है। नहीं, इन्होंने तो साल भी गिनाया, इन्होंने ये भी बताया कि आप कांग्रेस से सिफारिश कर सकते थे। आस्था जी देखिए, कास्ट सेंसस और कास्ट सर्वे ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। कास्ट सेंसस जो है ये सिर्फ केंद्र सरकार करवा सकती है, कास्ट सर्वे ये कोई राज्य सरकार करवा सकती है। तो सुभाष पढ़ लिख के आया करें, आपने करवाया, जानकारी का भाव है। आपने करवाया। दूसरी चीज मैं बता चलिए मैं आप ही की बात आ जाता हूँ। वो सवाल ही उठा रहे हैं, आपने दोनों ही काम नहीं कराए, ना केंद्र सरकार से सिफारिश की आपने क्या किया, और ना जब राज्य में आपकी सरकार थी तो आपने लागू किया। देखिए आस्था जी, लगातार समाजवादी पार्टी से केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही हो या जो भी सरकार रही हो, सबसे यही मांग करती आई थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लेकिन अब किसी परिस्थिति बस अगर 2011 करीब पिछड़ों को हिमायती बनती है ना भारतीय जनता पार्टी, पिछड़ों के दोनों एक दूसरे पर झूठा होने का आरोप लगा रहे हैं। लागू करें ना, ये इसको जाति जनगणना को करवाएं, लागू करें। ये पिछड़ों के सबसे बड़े हितों पे कुंडली मार के बैठने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और पिछड़ों के वोटों के अच्छा ठीक है, आपने कहा पिछड़ों के हितों पर कुंडली मारकर बैठने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसका जवाब ले लेते हैं राजेश चौधरी जी और उसके बाद सुभाष चंद्र यादव कुछ कहना चाहते हैं। मेरे पास लास्ट 2 मिनट है। राजेश चौधरी जी। देखिए, पिछड़ों की पार्टी ये समाजवादी पार्टी तो हो नहीं सकती, भारतीय जनता पार्टी है, ये बात सही है। अभी नगर निगम का चुनाव होके चुका है, उसका परिणाम देखिए ना, 17 के 17 नगर निगम किसने जीते? भारतीय जनता पार्टी ने। 150 से अधिक नगर पालिका परिषद किसने जीती? भारतीय जनता पार्टी ने। 400 से अधिक नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें किसने जीती? भारतीय जनता पार्टी ने। हजारों हमारे पार्षद और सभासद जीत करके आए। आप किसी चुनाव में तो परिणाम ठीक दिए, समाजवादी पार्टी ढूंढने से भी नहीं मिली, दूर दूर तक केवल ढोंग करेंगे, चैनल पे बैठ करके झूठ बोलेंगे, जनता को गुमराह करने का कोशिश करेंगे। सुभाष चंद्र यादव जी, और जब ओबीसी की बात आएगी तो यादव फैमिली होगी, दूसरा कोई होगा। अशोक जी की बात को तो एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। आप तो पिछड़ों की करती है, बहुजन समाज पार्टी दलितों की करती है। सिंपल सा सवाल है, 2008 के ऊपर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 4 बार बहुजन समाज पार्टी मंत्रालय में जगह बनाइए, वहां से भी बाबा जी आपको बता रहे हैं।
कैबिनेट में जगह बना दीजिए तब बोलिएगा, कैबिनेट में जगह बना दीजिए तब बोलिएगा। वहाँ से भी छुट्टी होने जा रही है, वहाँ से भी छुट्टी होने जा रही है। कैबिनेट पहले बनाइए, कैबिनेट मंत्री बन जाइए, पहले प्रकाश जी मंत्री बना लीजिए तब बोलिए। चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर 2024 में जो आम चुनाव देश में होने जा रहा है उसमें सियासत के केंद्र में इस वक्त ओबीसी वोटर है, और केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो 50% से ज्यादा शानदार। मुझे दीजिए इजाजत, महाबहस में इतना ही। नमस्कार।